हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर इसके पूर्व की क्लास की बात किया जाए, अगर पूर्व की क्लास की बात किया जाए तो हम लोगों ने इससे पहले मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे थे, मौर्य वंश को पढ़ रहे थे। और मौर्य वंश को जानने का जो सोर्स है, जो साक्ष्य है, जो स्रोत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। स्रोत में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य की चर्चा किया। और हम लोगों ने जो साहित्यिक साक्ष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें धर्मनिरपेक्ष साक्ष्यों की बात हो रही थी, तो इन सारे साक्ष्यों पे हम लोग फिर से बात करते हैं। यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, हमने कल के क्लास में ख़त्म किया। उसके बाद का जो जो सोर्स है, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी का एक बेहतर समझिए कि साक्ष्य जो प्रमाणित है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य जो था ना, इसके शासक में एक शासक जो प्राचीन भारत के इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी इनका एक अद्वितीय स्थान है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, अशोक सम्राट। ऐसे अशोक सम्राट से पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक, हमसे इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछे गए थे। उसे पूछा गया था, बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि अशोक का धर्म क्या है, एक लाइन में बताइए। तो एक्चुअली अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारे जो कमेंट्स है, आप उसमें ज़रूर इसे बताएं। अगर नहीं बता पाएंगे तो हम तो ज़रूर बता देंगे आपको। तो हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर पहले एक बार ट्राई करें, एक ही लाइन में इसका अर्थ बताएं, अशोक का धम्म का मतलब क्या है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य, और इसमें हम लोगों ने साक्ष्यों की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो साक्ष्य की बात है यहाँ पे, नेक्स्ट जो साक्ष्य की बात है, ये है हमारा मुद्रा राक्षस। यह हमारा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका कृत है? तो ये है विशाख दत्त का, याद रहना चाहिए। ये है विशाख दत्त का लिखा हुआ रचना है, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। अब ये जानना है कि मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के बारे में क्या कहा गया। ये जो सोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहा जाता है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? वृषल कहा गया। वृषल, देखिएगा यहाँ पे वृषल कहा गया है, वृषल। और वृषल का अगर अर्थ देखा जाए, आशय देखा जाए, इसका मतलब देखा जाए, तो इसका मतलब शूद्र होता है। इसका मतलब क्या होता है? शूद्र होता है। और ये चर्चा किसमें किया गया? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा? तो विशाख दत्त का ये रचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है, इसमें कहा गया, मुद्रा राक्षस में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद का क्या है? पुत्र है। इसमें घनानंद का पुत्र के रूप में दर्शाया गया है, पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। अगर हम लोग बात करें मुद्रा राक्षस का टीकाकार कौन है, तो उसका नाम है ढूंढीराज। इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस का, ठीक है, ये मुद्रा राक्षस का टीकाकार कौन है, ये पूछा गया है बहुत बार। इसका हो जाएगा ढूंढीराज। और देखिए, ढूंढीराज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहा? इसने कहा कि यह घनानंद का क्या है? पोता है, पौत्र है। मुद्रा राक्षस की बात किया जाए तो मुद्रा राक्षस ने क्या प्रमाण दिया? इसने कहा कि घनानंद का पुत्र है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो ढूंढीराज हैं, जिन्होंने मुद्रा राक्षस पे अपना टीका लिखा, उन्होंने कहा कि ये घनानंद का कौन है? पोता है। चलिए, इतना जो प्रमाण है ये काफ़ी है। उसके बाद हम लोग इंडिका की बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडिका। इंडिका किसने लिखा, किसका है ये? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका नाम है मेगास्थनीज। ठीक है,
इसका नाम है मेगास्थनीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। तो देखिएगा, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंट्रोकोटस कहा। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को इसने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेड्रोकोटस। ठीक है, इसमें सेड्रोकोटस कहा, सेड्रोकोटस कहा। एक लड़का ने कहा कि भाई आप बड़ी डिटेल्स में पढ़ाते हैं, बहुत डीप पढ़ाते हैं, बताइए। हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य मिल जाए, तो आपकी कहीं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस किताब और यहाँ से अगर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपको रिवाइज हो जाए। किताबों में तो सब कुछ है, किताब में सब कुछ मिलेगा। तो इंडिका में क्या कहा गया? इंडिका में देखिए ये कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, और इसमें मेगास्थनीज ने कहा था कि यहाँ पे जो नगर का जो प्रशासन है 30 समितियों के अंतर्गत ही होता है। जैसे 6 समितियों में जो 5 सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ये कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, यानी कि 6 समितियों का चर्चा किया नगर प्रशासन में। नगर प्रशासन में 6 समितियाँ और 6 समितियों में 5-5 सदस्यों की बात की। किसने किया? ये इंडिका में इसका वर्णन किया है। तो 5 × 30 टोटल कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्णन किसने किया था? इसका वर्णन किया गया था किसके द्वारा? इसका वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देखते हैं इसमें वर्णन किया गया है, इंडिका में इसका वर्णन किया गया। भाई उत्तरापथ का राजधानी कहाँ है? तो उत्तरापथ का राजधानी क्या हो? तक्षशिला हो जाएगा। कहा गया कि सिंध से एक सड़क मार्ग की उन्होंने चर्चा किया, जो सीधे कहाँ से जोड़ती है? अगर आप पश्चिम बंगाल जाएंगे तो वहाँ पे एक सोनागाछी जो आप बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पे मतलब कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में सोनागाछी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वहाँ पे एक सोनार गांव है, वहाँ से इसको जोड़ती है। ठीक है, और इसी को बाद में शेरशाह ने मतलब शेरशाह मार्ग के नाम से जाना गया, और ऑकलैंड ने इसी मार्ग को क्या कहा? जीटी रोड बोला। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें उत्तरापथ का राजधानी क्या है भाई? तो इसका राजधानी हो गया तक्षशिला, जहाँ पे चाणक्य का जन्म हुआ था, जहाँ पे प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय आपको मिलेगा। ठीक है, और वर्तमान की बात किया जाए तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तो तक्षशिला हो गया, और इसी में वर्णन किया गया है कि पाकिस्तान के सिंध से एक मार्ग की बात किया गया। यहाँ पे एक मार्ग का चर्चा किया गया है, जो किसे जोड़ती है? पश्चिम बंगाल में सोनार जो गांव है, सोनार जो गांव है उससे जोड़ती है। इसी मार्ग को क्या कहा गया? शेरशाह मार्ग कहा गया, शेरशाह मार्ग कहा गया। भाई आज पसीना, ये क्या बोलते हैं ना, पसीना बहुत हो रहा है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी करना तो है आपके लिए। तो इसी मार्ग को शेरशाह मार्ग कहा गया। ठीक है, और इसी को ऑकलैंड ने क्या कहा था? इसी मार्ग को ऑकलैंड ने क्या कहा था? देख लीजिए, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता ही देते हैं। ऑकलैंड ने क्या कहा था इसको? इसी को ऑकलैंड ने जीटी रोड बोला था, जीटी रोड बोला था। ठीक है, जीटी रोड बोला था। चलिए हम लोग एक नया पेज लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में कहा कि यहाँ पे 7 जातियाँ निवास करती हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम मुशल्लापुर हाट में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। अगर भारत का कोई राजनयिक, यानी विदेशों का, अमेरिका का कह दें, चाइना का कह दें, जापान का कह दें, रशिया फ्रांस का कह दें, अगर कोई राजनयिक आता है, ठीक है, तो अगर उस राजनयिक को मुशल्लापुर हाट दिखा दिया जाए तो पता है क्या हो जाएगा? यह हमारे पटना जो महानगर है ना, इसकी पोल खुल जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई किसी अमेरिका का राजनयिक अगर आता है तो दिल्ली के अच्छे अच्छे नगरों में, शहरों में ही घुमाया जाता है, ताकि बहुत सारी जो सच्चाइयाँ हैं लोग जान नहीं पाए। और यही वजह था
कि जब ये इंडिका का मेगास्थनी जब ये पाटलिपुत्र आता है तो पाटलिपुत्र से बाहर जाता ही नहीं। अगर गांव में जाता, कुछ ऐसे जगहों पे जाता, तब तो पता चलता, तब तो सच्चाई पता चलता। यही वजह था कि इसकी आँखों ने जो देखा, जो समझा, जो महसूस किया, उसने वही बातें कह दी। और उसने सबसे पहली बात ये कही कि सबसे ज़्यादा पाटलिपुत्रा में कौन निवास करता है? दार्शनिक निवास करता है। तो उन्होंने 7 जातियों का वर्णन किया। ये 7 जातियों का वर्णन कहाँ मिलता है? इंडिका में। देखिए, जातियों की अगर बात कर दिया जाए तो ये जाति बड़ी ही खतरनाक चीज़ हो गया। ये खास करके जब भी चुनाव की बारी आती है तो चुनाव वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हीं के वजह से समाज में जाति का जो एक संबंध होता है या तो खतरनाक रूप ले लेता है, नहीं तो बहुत ही अच्छा रूप लेता है। सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। और इस समय अगर बात किया जाए, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जब अशोक सम्राट ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो सांप्रदायिकता नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। वहाँ राजा के लिए सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, हमारी सारी प्रजा हमेशा खुश रहे। ये सच है कि दुनिया के किसी भी इंसान को, यानी कि आप कह सकते हैं कि दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति को अगर 100% लोग हैं उसे संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो होना चाहिए। यही वजह था कि बुद्ध के जो सिद्धांत थे, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ये गजब का कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी धर्म में मिलेगा ही नहीं, किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो इस धर्म से लोगों ने चुराया। खैर, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 7 जातियों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला उन्होंने कहा कि यहाँ पे दार्शनिक सबसे ज़्यादा रहते हैं। दार्शनिक की बात उन्होंने सबसे ज़्यादा कह दी। उसके बाद उन्होंने किसान को देखा तो कहा कि यार किसान की, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसान है। उसके बाद उन्होंने कहा अहिर की, ठीक है, अहिर। उसके बाद चौथा अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे कारीगर और शिल्पी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, शिल्पी बहुत ज़्यादा रहते। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए एकदम मूड ये हो गया है, नहीं तो कहानी एक से एक है। और हम कहानी ज़रूर आपको सुनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी हो जाए और थोड़ा सा मज़ा भी आपको पढ़ने में, और कॉन्सेप्ट से ही आपका फैक्ट हमेशा याद रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें भी बहुत सारी कहानियाँ थी। 5वां की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि सैनिक भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। हम पेज थोड़ा ले लेते हैं। उसके बाद 6ठा की बात करें तो यहाँ देखिएगा उन्होंने कहा कि निरीक्षक की संख्या यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा थी। और 7वां की बात करें तो सभासद की उन्होंने बात किया था, ठीक है। इस तरीके से यानी कि इंडिका में हमारे समाज की 7 जातियों का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, मेगास्थनीज के बारे में हम लोग तो बातें नहीं किए। ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। इनके बारे में बहुत ही फंटास्टिक कहानी है, हम पक्का कल सुनाएंगे आपको। क्योंकि जब ये जाते हैं, जब ये दरबार पहुंचते हैं यहाँ पे पाटलिपुत्र जब आते हैं तो चाणक्य खूबियों के बारे में, उनके विशेषता के बारे में, उनके कूटनीति के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको इच्छा होती है कि कम से कम कैसे इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इतना अखंड भारत की मतलब समझिए कि सबको जोड़ के एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना करवा दिया इस व्यक्ति ने। आखिर वो व्यक्ति का दिमाग कैसा है, तो सोचा कि चलो उससे एक बार मिल ही लेते हैं। उनके मिलने की जो कहानी है हम आपको कल सुनाएंगे, आज बहुत गर्मी है। चलिए ठीक है, निरीक्षक और सभासद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमने कहा कि यह सेल्यूकस, ठीक है, ये निकेटर के क्या रहते हैं? निकेटर के राजदूत के रूप में आते हैं, राजदूत के रूप में आते हैं, ठीक है। राजदूत के रूप में ये यहाँ पे पहुँचते हैं। और कहा जाता है कि 304 से लेकर के 299 BC तक कहाँ रहते हैं? पाटलिपुत्रा में ये निवास करते हैं। पाटलिपुत्रा में यहाँ पे आते हैं। बहुत गर्मी है। 304 से लेकर के 200 आपको मिल जाएगा 299 तक। देखिएगा इन्होंने इसमें किसका वर्णन किया? चंद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व था वो गजब का व्यक्तित्व था। उनके राजप्रसाद के बारे में इन्होंने वर्णन किया। अगर बीपीएससी मेंस आप देंगे तो मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें उस राजप्रसाद के बारे में ये मतलब
जो इंडिका के मेगास्थनीज ने क्या कहा और सारे लोगों ने क्या कहा, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तब उन्होंने राजप्रशासन की क्या की, वर्णन किया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा, उन्होंने राजधानी के बारे में बताया, ठीक है, उसने राजस्व के बारे में बताया। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं, नया पेज ले लेते हैं। चलिए, तब उन्होंने कहा, यहाँ पे उन्होंने भू राजस्व की बात की। भाई ये पाटलिपुत्रा थे, पाटलिपुत्रा से इनको कितना जानकारी मिलता, क्योंकि आप देखिएगा जब दिल्ली आप गए होंगे तो जहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं वहाँ समझिए कि कितना सड़क चमाचम चमाचम चमकते रहता है। वहाँ के इर्द गिर्द जाने से ये लगता है कि भारत की मतलब अजीब दूसरा एकदम रूप दिखाई वहाँ पे देगा। बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये सारा चीज़ें भारत की जनता में होनी चाहिए थी, गांव में दिखना चाहिए था। भारत के सबसे जो कमज़ोर वर्ग है, जो हाशिए पे खड़ा है, जो सबसे मजबूर आदमी है लोकतंत्र में, उसके पास ये सारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन वो सारी अधिकार कहाँ सिमटते जा रही है, बिल्कुल चाइना की तरह, अमेरिका की तरह देखिएगा तो दिल्ली के इर्द गिर्द दिखने लगता है। ये हमारे भारत के समाज का ही दोष है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस कुर्बानियों के साथ और देश की आज़ादी मिली, और देश की आज़ादी के बाद जिस संविधान को लिखा गया, उस संविधान में लोकतंत्र बड़ा ही खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट था। अगर उस कॉन्सेप्ट पे बात करें तो मतलब समझिए कि अगर आप पढ़ते हैं उसको, संविधान को अगर आप पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्या दिमाग लगाया गया था, क्या लोकतंत्र थी। लोकतंत्र में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो किसमें, शासन में। जनता ही अपना राजा चुनती है, जनता ही उसे हटाती है। लेकिन देखिए सारी सुविधा किसके पास सिमट जाती है। ऐसा लोकतंत्र नहीं था। हमारे भारत में हम लोगों ने समाजवाद को अपनाया, लेकिन समाजवाद मेरा कैसा था, देखिए जहाँ से हमने समाजवाद को लिया था और जिस रूप में हमने भारत में अपनाया वो बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पे समाजवाद का कॉन्सेप्ट कहीं मतलब समझिए कि धरातल पे नज़र नहीं आता। आप मेरे पॉलिटी में जब आएंगे क्लास में तब आपको पता चलेगा, वहाँ पे एकदम मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तब इसमें कहा क्या था, इन्होंने कहा था मेगास्थनीज ने कि इस समय लोग यानी कि राजा भू राजस्व कितना लेता था, 1/4। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में कहा गया कि 1/6 से ही भाग लिया जाता था, 1/6, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बहुत सारी किंवदंतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। देखिए कभी कभी जो आंखें देखती है उस पर यकीन मत करना, कभी कभी जो कान सुन लेती है उस पर भी मतलब यकीन मत करना। हो सकता है कि आपका आँख से देखा हुआ चीज़ भी गलत हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी को पढ़ते हैं या किसी को समझते हैं तो कभी कभी दूसरे का चश्मा भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सामने वाला अस्पष्ट नज़र आए। हमारा सोच हो सकता है दकियानूशी हो सके, बट सामने वालों का विचार भी सुनना चाहिए। तो ये सारा चीज़ था जो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा उन्होंने पाटलिपुत्र नगर का तो वर्णन किया, और एक चीज़ और भी है। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। देखिए दास प्रथा की बात उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि दास प्रथा यहाँ पे नहीं है। दास प्रथा भारत में क्या है, नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दे, चाणक्य ने इंडिका में, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, ठीक है। ये दास प्रथा नहीं है किसने कहा, पूछा जा सकता है कि दास प्रथा नहीं है, इसकी जानकारी नहीं थी किसको, मेगास्थनीज को। लेकिन 9 प्रकार के दासों का वर्णन, 9 प्रकार के दासों का वर्णन किसने किया, चाणक्य ने किया। 9 प्रकार के दासों का वर्णन किसने किया, चाणक्य ने किया। और एक चीज़ और भी बता दें भाई, बड़ी पुरानी हमारे ग्रंथ है जिसको ऋग्वेद बोलते हैं, स्मृतियों में भी दासों का वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऋग्वेद में अगर मानते हैं कि आप काउंटर भी अगर करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे नहीं पढ़ता। एक चीज़ और भी कह दिया, मेगास्थनीज जी ने कहा कि भारत के लोग लिखना नहीं जानते, लेखन कला नहीं थी यहाँ पे। ये मेगास्थनीज का अपना सोच था, अपना समझ था कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं जानकार थे, लेखन आता ही नहीं था।
उसके बाद उन्होंने ये बात कहा जो बहुत ही ज़्यादा कंट्राडिक्शन था। उन्होंने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, अकाल नहीं पड़ता, जो सरासर क्या है, गलत है। कहा जाता है कि मगध में 12 साल का अकाल पड़ा था। इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग अपने को बचाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए लाश को क्या करते थे, उसका मीट खाते थे, ऐसा वर्णन कहा गया है। नया पे लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा इसका कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें कहा गया है, उसने कहा कि अकाल नहीं पड़ते, अकाल नहीं पड़ते। ये किसने कहा? ये कहा मेगास्थनीज ने, ठीक है। लेकिन 12 वर्ष का अकाल कहाँ दिखता है? मगध में दिखता है, मगध में दिखता है। और ऋषि इतना भयंकर ये अकाल था कि बहुत ही मुश्किल हो गया, मतलब यहाँ पे खुद को बचना और बचाना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक जगह है सोहगौरा, सोहगौरा और महास्थान, याद रखेंगे आप लोग, महास्थान, ठीक है। सोहगौरा और महास्थान से देखिएगा अकाल का साक्ष्य मिलता है, यहाँ पे अकाल का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, अकाल का साक्ष्य मिलता है। जैसे पूछ देगा सोहगौरा और महास्थान से किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है, तो अकाल का मिलता है। और एक चीज़ और भी है, यहाँ से अन्नागार की प्राप्ति होती है, अन्नागार की प्राप्ति। आपको पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ें ज़्यादा, जैसे कोरोना हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा चीज़ों का स्टोर करना शुरू कर दिया था। स्टोर, कोरोना क्या था? ये एक महामारी थी। इसी तरीके से यहाँ पे अन्नागार की जो साक्ष्य मिलता है, ये प्रमाण देता है अकाल यहाँ होने का। देखिए इतिहास जो है ना, ये सब चीज़ें मतलब समझिए कि जानना चाहिए। और बात अगर किया जाए कि महास्थान का तो देखिएगा ये बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश में। अगर बात करें सोहगौरा का तो उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर के क्षेत्र में मिलेगा, गोरखपुर के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बस मतलब ज़्यादा नहीं जानिए, इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा जानने से कोई ज़्यादा ये नहीं होता है। क्योंकि किसी को कंपटीशन फाइट करने के लिए मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं, बस कंपटीशन फाइट करने लायक पड़ जाइए, ताकि आप IAS बन सके या BPC UPC या दरोगा हो, इसे आप कंप्लीट कर सके। चलिए थोड़ा सा एक और साक्ष्य की बात कर लेते हैं हम लोग। नया पेज ले लेते हैं, इसमें बौद्ध और जैन ने क्या कहा ये थोड़ा सा देख लीजिए। बौद्ध एवं जैन ने, जैन, ठीक है, साहित्यों में क्या कहा गया इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्यों में क्या कहा गया देखिएगा, एक है दिव्यावदान और एक है महावंश। एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है दिव्यावदान, देख ही लीजिए यहाँ पे। एक है दिव्यावदान, ठीक है, दिव्यावदान दान है, और दूसरा क्या है, महावंश है, महावंश है। देखिए इसमें ये दोनों किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य को और मौर्य वंश को क्या कहा गया, इनको क्षत्रिय वंश से संबंधित बताया गया। इनको क्या बताया गया, ये क्षत्रिय वंश से है, क्षत्रिय वंश से। लेकिन ये बात भी सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ और है, जैन ग्रंथ क्या कहता है, जैन ग्रंथ का परिशिष्टि पर्वन जो है, परिशिष्टि पर्वन क्या कहता है, ये भी कहता है, परिशिष्टि पर्वन भी कहता है, ये बौद्ध जैन ग्रंथ की तरह ही, साहित्य की तरह ही मौर्य वंश के बारे में कहता है कि ये जो वंश है ये क्षत्रिय वंश से बिलोंग करता है, क्षत्रिय वंश से बिलोंग करता है, ठीक है। परिशिष्टि पर्वन की बात करें तो ये जैन ग्रंथ है, याद रखेंगे। दिव्यावदान और महावंश में क्षत्रिय वंश होने का प्रमाण दिया जाता है जो बौद्ध ग्रंथ है, और परिशिष्टि पर्वन की बात करें तो ये जैन ग्रंथ है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, आज साहित्य ख़त्म ही कर लेते हैं भाई, नहीं तो फिर ये बचा हुआ रह जाएगा। तो पुरातात्विक की बात हम लोग कल करेंगे, आज साहित्य ख़त्म ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना गर्मी है आज हमारे रूम में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हम सेटअप लगाए हैं, लेकिन भाई क्या है कि AC का प्रबंध भी किए, लेकिन मकान मालिक की तरफ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाया, मतलब थोड़ा सा उनका वायरिंग शायद कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक प्लिनी है, प्लिनी
हैं, विदेशी जो सोर्स आपको मिलेगा, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री या इसको हिस्टोरिका भी बोल सकते हैं, इसको हिस्टोरिका भी बोल सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा था, एक आपको कहानी बताते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में, या नेचुरल हिस्ट्री को हिस्टोरिका भी बोलते हैं, इसमें उन्होंने व्यापार वाणिज्य की बात की। देखिए व्यापार वाणिज्य उस समय देखिए कमाल का चीज़ था। हम अभी भी अगर आप देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में अगर अशोक को महान कहा जाता है, तो उसी तरह से मिडिवल इंडिया अगर आप पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ भी अकबर को महान कहा जाता है। बहुत ऐसे सम्राट आए और गए, सभी लोगों को महान बनने का अवसर भले मिला, लेकिन उन्होंने साबित नहीं किया। लेकिन जो चीज़ें अशोक सम्राट ने कर दी वो किसी भी इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए एक चीज़ और भी है, आप दुनिया का कोई भी संस्कृति सभ्यता पढ़ लीजिए। थोड़ा सा अगर बात करें हम चाइना की, चाइना का अगर IR कभी आपने पढ़ा होगा तो देखिएगा, चाइना दुनिया के सारी संस्कृतियों को बोलता है बर्बर, सबको बोलता है कि सब बकवास है, सब बेकार है, मेरी संस्कृति और सभ्यता इतना किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत के बारे में कतई कभी भी नहीं बोलता। पता है क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि हमारे यहाँ जो देवता आते हैं ना, वो देवता भारत की धरती से उतर के हमारे यहाँ आते हैं, इसलिए कभी भी हमारे संस्कृतियों के बारे में उसने बुरा नहीं कहा। और यही वजह था कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब उसमें उनका नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, और इसी हिंदी चीनी भाई भाई के प्रेम में और प्यार में जवाहरलाल नेहरू पड़ गए, और देखिए क्या हाल हुआ। खैर वो कहानी अलग है, फिर हम यहाँ सुनाते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री में उन्होंने कहा, व्यापार वाणिज्य के बारे में इन्होंने क्या किया, व्यापार वाणिज्य के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। व्यापार वाणिज्य के बारे में वर्णन किया था किसका? मौर्य वंश का। इसमें प्लिनी रोते हुए, कुछ ऐसा होता है ना, बड़ा दुख व्यतीत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये व्यापार संतुलन की अगर बात किया जाए, व्यापार संतुलन की, तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में रहता है? भारत के पक्ष में। क्योंकि यहाँ से जब यूरोप के लोग जब देखते हैं बहुत सारे लोगों के साथ इनका संबंध रहता है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो बाहर से जो सोने चांदी हीरे मोती सब आते हैं यहाँ पे, मतलब समझिए कि यहाँ भारत में चले आते हैं, और लड़कियाँ आशिक है, दीवानी है भारत के सूती कपड़ों का, मलमल का, और अपनी सब कुछ लुटाने को तैयार है। इसके पीछे उतनी दीवानी है कि खुद को मिटाने को भी तैयार है, और उसके एवज में उन्होंने भारत को एक सोने का समझिए कि खदान बना दिया। इसमें ये बातें हैं। खैर हम ज़्यादा लंबा स्टोरी नहीं ले जाएंगे, हमारा बस प्लिनी के बारे में बताएंगे। एरियन यूरेन भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो मेंस कभी आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें सारा चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा लगा कि हमको बता देना चाहिए तो भाई मैंने बताया। तो अगर हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको भरपूर शेयर करिए, क्योंकि आप भरपूर शेयर करेंगे तभी जाके हमें मोटिवेट और मिलेगा। कमेंट्स भी करिए, शेयर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।